हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने आ रहे हैं चैप्टर 11th क्लास का, जिसका नेम है सेट्स। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि सेट्स किसे कहते हैं। तो सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट्स का, उसे हम क्या कहते हैं, सेट्स। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको कलेक्शन करना है रिच पर्सन्स का, तो अब अगर हम रिच पर्सन्स के कलेक्शन की बात करेंगे तो रिच पर्सन्स में आपके अकॉर्डिंग किसी की इनकम 1 लाख पर मंथ है तो आप कहेंगे वो रिच है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग जिसकी इनकम 10,000 पर मंथ हो, वो आपके हिसाब से रिच हो सकता है। तो ये वेरी कर रहा है, इसमें कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि कौन रिच पर्सन है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी कंडीशन 10,000 पर मंथ की है तो आप कहेंगे 1 लाख पर मंथ वाला पर्सन रिच होगा। अगर आपकी कंडीशन 1 लाख पर मंथ की है तो आपके अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा इनकम वाला पर्सन रिच होगा। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि कौन सा पर्सन रिच है, मतलब इसमें कोई भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको कलेक्शन नेचुरल नंबर का करना है, तो नेचुरल नंबर के कलेक्शन में क्या होगा, एवरी पर्सन ईच एंड एवरी पर्सन विल टेक 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में हम 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी लेंगे। इवन नंबर्स में हम क्या लेंगे, 2 के मल्टीपल लेंगे, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। ऑड नंबर्स की हम बात करेंगे तो 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। मतलब ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, दोज नंबर विच आर नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वो हमारा ऑड नंबर्स हैं। तो आप समझ गए होंगे सेट हमारा क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जिसको वेल डिफाइन किया गया हो। ठीक है, अच्छे से डिफाइंड हो कोई चीज़, उसका जो कलेक्शन होगा वही सेट होगा। सेट ईच एंड एवरी पर्सन के केस में वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपके पास कहा नेचुरल नंबर्स जिनके अंदर 1 2 3 4 5, तो सेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं सेट के अंदर, उसे हम एलिमेंट कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब सिंबल्स क्या होते हैं सेट के, सेट को किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, तो सेट को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स के द्वारा, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ए टू जेड हम किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हैं सेट के कलेक्शन को, लेकिन वो हमारा मेंशन होना चाहिए कैपिटल लेटर में, वो हमारा स्मॉल लेटर्स में मेंशन नहीं होना चाहिए। यही हमें रिमेंबर रखनी है। चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये सिंबल है, इसे हम क्या कहते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर ये क्या है, एप्सिलॉन है। इस साइन को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। इसे जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ए एप्सिलॉन ए, यहाँ पर इस साइन का नाम होता है एप्सिलॉन। इस साइन का क्या नाम होता है, एप्सिलॉन। ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा वैक्यूम या फ्री स्पेस को डिनोट करता है। ठीक है, और ये हमारा किसे डिनोट करता है, एप्सिलॉन। यहाँ पर ये मैथ की लैंग्वेज में ये बिलोंग्स टू को मेंशन करता है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने, इसका मतलब क्या हुआ, ए कोई स्मॉल एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए से। ठीक है, मतलब ए हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में पाया जाता है। ठीक है, ए सेट है, यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए हमारा सेट है, और यहाँ पर ये जो ए है वो हमारा एलिमेंट कह सकते हैं इस सेट का, या हमारा मेंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए सेट को लिखूं तो ये इसमें ए जरूर आएगा, ए बी सी डी। अब ये जो है सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं। किस में शो करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, हमारी कई तरीके की ब्रैकेट होती हैं। अगर मैं आपके सामने कहूँ ये कौन सी ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, आपको पता ही होगा।
ये कौन सी ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, ये कौन सी ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, और ये कौन सी है, ये लाइन ब्रैकेट, ठीक है, जो ऊपर लगी होती है किसी भी नंबर के, इसे क्या कहते हैं, लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक, ठीक है। तो अब आपको ब्रैकेट की नॉलेज भी हो गई होगी। अब आप कहेंगे सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में ही क्यों लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में क्यों नहीं लिख सकते, स्मॉल ब्रैकेट में क्यों नहीं लिख सकते, लाइन ब्रैकेट में क्यों नहीं लिख सकते। ये बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कर्ली ब्रैकेट में सेट को हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमारे जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेल डिफाइंड। इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं पाया जा सकता। ए और बी के बीच में कोई नंबर होता है, नहीं होता है। बी और सी के बीच में होता है, कोई नहीं होता है। सी और डी के होता है, नहीं होता है। तो कर्ली ब्रैकेट हमारा इसलिए होता है क्योंकि ये वेल डिफाइंड की बात करता है। जो इसके अंदर एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स हैं ये केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट जो भी मेंबर्स लिखे होते हैं सेट के अंदर, उन मेंबर्स के अलावा किसी और नंबर से ये बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए सेट के अंदर ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो ए बी सी और डी से ही ए सेट को मतलब है। इन 4 मेंबर्स के अलावा इस सेट को किसी से मतलब नहीं है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बिग ब्रैकेट की बात करें तो ए बी सी डी अगर हम लिखते भी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी के बीच में भी नंबर्स पाए जाते हैं, इसका मतलब भी यही हुआ, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट हमारे सेट में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये केवल और केवल वेल डिफाइंड मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, उनके बीच के नंबर या उनके आगे पीछे के नंबर के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आप समझ गए होंगे सेट को हम क्यों कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अब आपने देखा था यहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो हमारा है वो ए सेट का एलिमेंट है, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, ऑफ सेट ए, या ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से कैंसिल आउट का साइन मार दूं तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए हमारा क्या है, सेट, ठीक है, सेट की बात कर रहे हैं। या अगर हम अदर लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट, क्या लिखेंगे, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन साइन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेट के इलिस्ट्रेशन की, ठीक है। कुछ हम एग्जांपल ले रहे हैं, उनसे हम समझेंगे सेट को और क्लियर पिक्चर हमारे सामने निकल कर आएगी सेट की। ये है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। अब आपके दिमाग में ये क्लियर है, आपके दिमाग में क्या क्लियर है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। क्यों, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर्स, जिनमें क्या होता है, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 हमारे क्या होते हैं, वॉवेल्स, ठीक है। तो आपसे अगर कोई कहे कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमें पता है 21 कॉन्सोनेंट्स अगर हम किसी से भी कहेंगे, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंडिया का, चाहे जापान का, चाहे वर्ल्ड में कहीं का भी पर्सन हो, वो 21 कॉन्सोनेंट वही लिखेगा। वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स भी हमारे वेल डिफाइंड है, वो भी हमारे 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इन 5 के अलावा जो रेस्ट लेटर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है वो हमारा क्या है, सेट्स है, ठीक है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स हमारा क्या है, सेट है, ठीक है। तो इस पर हम डन लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10। तो आपको पता ही है इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 10। तो आपको पता ही है 2 4 6 8। और मैंने आपको बताया था सेट को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा कि कर्ली ब्रैकेट में ही हम सेट को लिखेंगे, 2 4 6 8। अब यहाँ पर लिखा है ऑल नेचुरल नंबर। तो आपको पता ही है नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स टू नेगेटिव नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सेट का कलेक्शन हो गया। रेशनल नंबर हमें पता ही है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये भी हमारा एक कलेक्शन ऑफ सेट्स हो गया, ठीक है, सेट्स की फॉर्म में हो गया।
रिच पर्सन्स हमारे क्या होंगे, रिच पर्सन हमने बताया था शुरू में ही चैप्टर के इंट्रो में हमने बताया था, रिच पर्सन हमारे क्या होते हैं, ये बैरी करते हैं, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन बैरी करेंगे, ये पर्सन टू पर्सन बैरी करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी कि वो रिच है या नहीं है, ठीक है। ऑनेस्ट पर्सन, ये भी ऑनेस्ट, अब कोई आपके अनुसार ऑनेस्ट हो सकता है, कोई डिसऑनेस्ट होगा, ठीक है, तो ये भी हमारा सेट नहीं। गुड प्लेयर, अब आपके हिसाब से क्राइटेरिया होना चाहिए गुड प्लेयर का, ठीक है, अगर वो आपसे अच्छा खेलता तो आप कहेंगे गुड प्लेयर है, अगर वो आपसे अच्छा नहीं खेलता तो आप कहेंगे नहीं ये अच्छा प्लेयर नहीं है, ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा। और ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल का भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है, एज क्राइटेरिया, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। यंग मैन का भी, ठीक है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये सब क्या है, नॉट सेट्स, ठीक है, ये सेट्स नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब बात करते हैं कि सेट को हम किस तरीके के मेथड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड द अदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो लेट्स डिस्कस। रोस्टर फॉर्म कैसे कहते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में हम हर नंबर को लिखते हैं विद इन ब्रेसेस, इस ब्रेसेस को हम क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर वो सेपरेट किए जाते हैं कोमास के। अब देखते हैं हम इलिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है, मैथ में ज़्यादा थ्योरी का हमें मतलब नहीं होना चाहिए। तो ए हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, तो हमने रोस्टर फॉर्म में पढ़ ही लिया था। रोस्टर फॉर्म में क्या है, हर मेंबर्स को हम विद इन ब्रेसेस लिखते हैं, कौन सी ब्रेसेस के, कर्ली ब्रेसेस, तो सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। अब फैक्टर्स हमें पता करने हैं 36 के, तो सबसे पहले आपको पता ही है, वन इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, ठीक है, 1 हो गया हमारा, 2 हो गया हमारा, 3 हो गया हमारा, ठीक है, 4 हो गया हमारा, 6 हो गया हमारा, ठीक है, 6 के बाद 9 हो गए, 12 हो गए, 18 हो गए, 36 हो गए, तो ये हमारे क्या हो गए, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, इसे हमने रोस्टर फॉर्म में फैक्टर्स को लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 15, तो हम आपको पता ही है ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो ऑड नंबर्स को भी हम लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में सबसे पहली बात हमें याद रखनी है, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, उसके अनुसार हमें लिखना है 15 से लेस ऑड नंबर्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड बस, ठीक है, क्योंकि लेस देन 15 है, 13 तक ही हम लिखेंगे, 15 को नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हमारे पास आता है सी, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको सेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल पता लगेगा। यहाँ पर सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, अब आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, एम लिख देंगे, ए लिख देंगे, कॉमा लगाते जाएंगे क्योंकि सेपरेटेड बाई कॉमर्स से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पर रूल क्या होता है, रिपीटेड लेटर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, जो भी रिपीटेड लेटर्स आर रिटन एट वंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो भी रिपीट हो रहे हैं लेटर उन्हें केवल और केवल एक बार लिखा जाएगा, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। अब आप देखिए एम है, ठीक है, एम लिख दिया, अब एम एक बार यहाँ पर भी है, ठीक है, तो अब हम इस एम को नहीं लिखेंगे, ठीक है, अब लिखेंगे ए, ठीक है, अब ए भी हमने लिख दिया, ठीक है, तो ये वाला ए हम नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे टी, अब टी यहाँ पर लिख दिया, टी ये वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा है रिपीटेड लेटर्स आर रिटन एट वंस, ये सेट का रूल है, ठीक है, जब हम एक बार एक लेटर को लिख चुके, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स किन लेटर से बना है, वही तो हम बता रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम ये बताते हैं कि जो भी हमारा लिखा हुआ है वो किन किन एलिमेंट या किन किन मेंबर्स से बनकर लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स हमारा इन्हीं लेटर से तो लिखा है, तो एक लेटर को हम डबल डबल क्यों लिखेंगे, ये भी समझने वाली बात है। अब एच, एच हमारा बिल्कुल एक ही बार लिखा है, तो एच हम एक ही बार लिखेंगे, ई हमारा, ठीक है, अब हमारा आई भी एक ही बार है, आई लिख दिया, सी भी 1 बार है, ठीक है, 1 टाइम, एस भी, तो हमारा मैथिक्स लिखा जाएगा, ठीक है, जो मैथमेटिक्स में सेट के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, एम, और सेकंड एम को हम कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि रिपीटेड लेटर्स आर रिटन एट वंस,
ए को हम लिखेंगे, ए हमारा ये सेकंड टाइम कैंसिल हो जाएगा, टी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर आई, फिर सी, फिर एस। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 8। ठीक है, तो इसमें हमें इवन नंबर्स लिखने हैं लेस देन 8। तो आपको पता है ये इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अब आप कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है रोस्टर फॉर्म को, तो 2 4 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमारी सेकंड अदर वन फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म की लैंग्वेज से ही आप समझ सकते हैं सेट को बनाने वाली फॉर्म। ठीक है, ऐसी फॉर्म जो सेट को बनाए। ठीक, देखेंगे यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम फिर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट में ही सेट को लिखा जाता है। सेट का जो पैटर्न रहेगा लिखने का वो कर्ली ब्रैकेट ही रहेगा, चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो। तो कर्ली ब्रैकेट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है एक्स, यहाँ पर लिखा है सेमी कॉलन। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, ये जो दो बिंदी हैं इसे सेमी कॉलन को हम कहते हैं सच दैट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज पी। अब इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स विच हैव प्रॉपर्टीज पी। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पी। ठीक है, तो यहाँ पर x के सारे नंबर्स का ऐसा कलेक्शन जिसकी प्रॉपर्टी p है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कह दूं नेचुरल नंबर तो n लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब आइए सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जिससे सेट बिल्डर फॉर्म की पिक्चर और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो अब देखिए कुछ इलस्ट्रेशन है हमारे सामने। यहाँ पर ए हमारा लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने किस तरीके से आएंगे वो आप समझ लीजिए, ये सब बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए हमारा किस तरीके से लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि आप रोस्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म का हमारा अदर नेम क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी तरीके से बोर्ड में वो कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखा हो या टेबुलर फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, तो एग्जाम आपका तो बोर्ड नहीं है, आप नॉन बोर्ड क्लासेस है, लेकिन आपके एग्जाम में, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट बात है। तो एग्जाम में, ठीक है, किस तरीके से आते हैं रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म को, सबसे पहले बात तो ये है कि सेट हमारे रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, उस सेट का आपको ये लॉजिक लगाना है कि इसे किस तरीके का, इसमें एक कॉमन पैटर्न होगा। क्या ढूंढना है, सबसे पहले आपको कॉमन पैटर्न। ठीक है, इसका एक कॉमन पैटर्न होगा, उसे आपको इंग्लिश की लैंग्वेज में इस तरीके से लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है कि आप उस फॉर्म को पढ़ें और आप इसे लिख पाएँ, मतलब उल्टा चलना है। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, अब आप देखिए इसमें कॉमन पैटर्न क्या है कि ये जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपके होल नंबर तो नहीं है क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड है नहीं। ठीक है, इवन नंबर्स भी नहीं है क्योंकि इसमें ऑड और इवन दोनों है। ठीक है, तो इसमें कॉमन पैटर्न हमारा क्या दिख रहा है कि जो ये जितने भी नंबर लिखे हैं 1 to 7 ये सब नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है आपको, प्रॉपर्टीज देखनी है जो भी रोस्टर फॉर्म में लिखी हूँ उन नंबर्स की। सबसे पहले आप देखिए कि प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है, कॉमन पैटर्न देखना है। तो आप ये समझिए 1 to 7 जो नंबर लिखे हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब आप कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, मतलब एक्स जो है सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, एक्स के हमारा क्या आ सकता है 1 to 7 नंबर आ सकते हैं। अब आप कहेंगे नेचुरल नंबर तो 1 to इन्फिनिटी होते हैं, सही बात है, तो हम नेचुरल नंबर में एक कंडीशन और लगा दे रहे हैं, जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारी लेस देन 8 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसे पढ़कर क्या बना सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपकी इस तरीके से लिखी होनी चाहिए कि आप उसे पढ़कर जो आपका क्वेश्चन है उसे लिख सकें रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप जब इसे पढ़ेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स हमारा एन से बिलोंग कर रहा है और जो एक्स की वैल्यू है वो 8 से कम है, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है बी।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, जिसमें हमारे नंबर्स क्या लिखे गए हैं, एलिमेंट्स हमारे क्या लिखे हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या लिखे हैं, 1 2 4 7 14 28। ठीक है, तो अब आप इसमें कॉमन फैक्टर देख रहे होंगे, कॉमन प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं कि जो बी हमारा लिखा गया है वो सभी हमारे फैक्टर्स हैं 28 के। ठीक है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, b इजकल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। भाई जितने भी नंबर हैं वो हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा x है वो हमारा क्या है, फैक्टर ऑफ 28। ठीक है, तो अब आप इस सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़कर इस रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो x है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और जो x है वो फैक्टर 28 का। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से बात क्लियर हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 2 4 7 14 28। ठीक है, तो हमारा सी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सी क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16 32। ठीक है, तो अब आप एक बात देख रहे होंगे यहाँ पर, इसे हम 2 लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सी इजकल टू एक्स सच दैट एक्स इजकल टू किसके बराबर, 2 की पावर n। अब जहाँ पर ठीक है वेयर n जो है यहाँ पर, ठीक है, वो n बिलोंग्स टू n हो गया। क्यों, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, अगर n बिलोंग्स टू होल नंबर करेंगे तो 2 की पावर 0 तो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू n हो गया, लेकिन यहाँ पर और कंडीशन हमें रखनी पड़ेंगी, जो हमारा n होगा वो 1 से तो ग्रेटर होगा। ठीक है, और 1 के इक्वल होगा, और 5 से ग्रेटर होगा और 5 से लेस होगा। ठीक है, वो 5 से लेस होगा और 5 के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर रख के देखिए, 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 रखेंगे 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 रखेंगे 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरीके से कन्वर्ट किया है कि उसे पढ़कर आप इस रोस्टर फॉर्म को लिख सकें। ठीक है, तो यही आपको देखना है। तो x सच दैट x इजकल टू 2 की पावर n, ये 2 की पावर n। ठीक है, जहाँ पर n जो है हमारा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और कहाँ से ज़्यादा है और कहाँ के इक्वल है, 1 से ज़्यादा भी है। देखो 2 3 4 5 हमारे क्या है, 1 से ज़्यादा है, और 1 के इक्वल है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये साइन हमारा कैसे होता है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, आइए हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया, d इज इक्वल टू -6 -4 -2 -2 0 2 4 6। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इजकल टू 2n, क्योंकि सब 2 के मल्टीपल हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 4 2 सब 2 के मल्टीपल हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, यहाँ पर जो ये n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे नेगेटिव नहीं होते हैं, वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव है। तो हमने बताया था जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होते हैं, जो इंटीजर्स हमारे होते हैं वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होते हैं, और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z, जहाँ पर n हमारा किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा, और n की वैल्यू हमारी किससे डिफर होगी, -3 से ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू होगी, और 3 से लेस देन और इक्वल टू होगी। ठीक है, तो अब आप रख सकते हैं, -3 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 की जगह 2 इंटू -3 कितना आएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 इंटू -1 रखेंगे -2 हो जाएगा, और 0 रखेंगे 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो अब हमारा ई की फॉर्म में आते हैं, ई हमारा सेट क्या कह रहा है। ठीक है, तो ई वाले सेट को आप समझिए। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सेट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने को अक्सर आता है, इसका कन्वर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब आप यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी लॉजिक समझिए। 1 है यहाँ पर, 2 है, ठीक है, 2 यहाँ 3, ठीक है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं 3 के बाद यहाँ 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है और जो हमारा डिनोमिनेटर है उनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, ठीक है। तो आप ये पैटर्न क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है, और जो न्यूमरेटर है उससे 1 ग्रेटर है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लॉजिक क्या निकाल सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, कर्ली ब्रैकेट ही मैं बार बार बना रहा हूँ, इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो हमारा जो क्या है, n हमारा ऊपर वाला नंबर और नीचे क्या है हमारा एक ग्रेटर है, ठीक है, 1 ग्रेटर है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर को लिख दे रहे हैं n और डिनोमिनेटर हमारा 1 ग्रेटर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1, ठीक है। और जो हमारा n है यहाँ पर वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक भी जगह आपको 0 नहीं देखने को मिला है, तो 0 इंक्लूड होता तो हम होल नंबर लिख देते। तो n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। और हमारा n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 1 से ज़्यादा और 1 के इक्वल, ठीक है। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 8। अब आप कहेंगे 9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम 9 लिख देते तो यहाँ 10 हो जाता, ठीक है। तो 9 प्लस 1 क्या हो जाता, 10। 8 लिखा है इसीलिए क्योंकि 8 लगाएंगे यहाँ पर, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्टी सेट। आइए उधर पढ़ते हैं एम्प्टी सेट को। तो एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसे एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब आप जानते ही होंगे, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, ब्लैंक, ठीक है। एम्प्टी को हम क्या कहते हैं, ब्लैंक, ठीक है। या हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, खाली भी कह सकते हैं, खाली, ठीक है। खाली हम कैसे कहेंगे, जिसमें कुछ ना भरा हुआ हो, ठीक है। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट के अलग अलग नेम है, कुछ अदर नेम है जिसे हम कहते हैं नल सेट, ठीक है। यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, ये नल सेट लिखा हुआ है, ठीक है, नल सेट कहते हैं। और द वॉइड सेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वॉइड सेट, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है, फाई और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसका सिंबल हमारा फाई होता है और क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर तो हम कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारा कोई एलिमेंट ही नहीं है, नो एलिमेंट है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी लिखते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो लिखने की बात ही नहीं आती है। तो फाई इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं PHI, इसे क्या कहते हैं, फाई, इसे हम पढ़ते हैं फाई, ठीक है। तो फाई से इसे डिनोट करते हैं और ये होता है हमारा नो एलिमेंट, ठीक है। इसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अब आप देखिए नॉन एम्प्टी सेट। अब नॉन एम्प्टी सेट की जब हम बात करेंगे तो एक ऐसा सेट जिसके पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, एक ऐसा सेट जिसके पास कम से कम एक एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एटलीस्ट 1 एलिमेंट, तो मतलब कम से कम 1 एलिमेंट हो या उससे ज़्यादा कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तो इसे हम नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखकर समझ गए होंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, जो एक्स की वैल्यू देखी कहाँ से डिफर कर रही है, 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। अब आप ये बताइए, नेचुरल नंबर हमारे क्या फ्रैक्शन में होते हैं, नहीं होते हैं। क्या डेसिमल में होते हैं, डेसिमल में होते हैं हमारे फ्रैक्शन नंबर, नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचिए, जो हमारा एक्स है वो हमारा 2 से तो ग्रेटर है और 3 से लेस है। अब 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि डेसिमल हमारे होते नहीं नेचुरल नंबर। तो 2 और 3 के नंबर बीच में हमारे क्या नंबर आएंगे, 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है। तो ये नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते नहीं है, ठीक है।
तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसे हम एम्प्टी सेट कह सकते हैं या वॉइड सेट कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम एम्प्टी सेट कह सकते हैं, वॉइड सेट कह सकते हैं, और हमने एक अदर नेम और बताया था, इसे हम नल सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब, x such that x is a number where x does not equal to x। भाई यहाँ पर ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मतलब x हमारा एक ऐसा नंबर है जहाँ पर x से ही इक्वल नहीं है। जैसे अब मैं आपसे कहूँ 1 के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है, तो आप ये तो जानते ही हैं कि कोई भी नंबर अपने आप के तो इक्वल हो गई। तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट का सिंबल ही तो है ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, नल सेट, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एम्प्टी सेट के कुछ एग्जाम्पल्स को बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन को बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझ लीजिए। ये x such that x belongs to R and x square इक्वल टू -1। यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू -1 है। अब आप ये देखिए x स्क्वायर इक्वल टू -1 है, जब आप यहाँ पर करेंगे तो x इक्वल टू -√-1। अब आप कहेंगे क्या रूट के अंदर -1? जी हाँ, रूट के अंदर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर हम निकालते हैं तो आपको पता होगा क्या निकालते हैं, पॉजिटिव नंबर निकालते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर निकालते हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट के अंदर निकालते हैं तो पॉजिटिव हमारे पास नंबर होता है, ठीक है। और सबसे मेन बात है इसके अंदर रियल नंबर होता है। आज तक आपने क्या पढ़े होंगे, रियल नंबर। लेकिन अब आप 11th क्लास में आ गए तो आप इसके कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है 11th क्लास में, तो उसमें आप ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर होता है तो हम इस नंबर को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर की कंडीशन है, ना कि हमारी रियल नंबर की कंडीशन नहीं होती है। रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर निकालना हो हमें तो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। रियल नंबर के कॉन्सेप्ट से हम रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर पहले ही उन्होंने कह दिया कि जो x है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x स्क्वायर इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पर x इक्वल टू रूट के अंदर -1 आ गया, मतलब नेगेटिव नंबर आ गया। तो इसे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कंडीशन किसकी हो गई, IMZ, मतलब इमेजिनरी नंबर की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं या एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर एंड x ग्रेटर देन 2। अब आपको पता होगा कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर हमारे 2 से डिविजिबल हो और प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स आपको बताए हैं मैंने, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर हो, ठीक है। तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब इन्होंने पहले ही कह दिया आपके सामने कि इवन प्राइम नंबर केवल और केवल एक ही नंबर है, वो है 2, ठीक है। इवन प्राइम नंबर केवल और केवल 2 तो इवन प्राइम नंबर हमारे 2 होता है केवल और केवल। तो यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा या 5 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9, और x हमारा क्या है, इवन इंटीजर है। इन्होंने क्या कहा है, इवन इंटीजर। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, +-3, ठीक है। क्योंकि आपको पता है किसी भी स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आती है वो हमारी प्लस माइनस में दोनों आती है। अब अगर आप +3 भी कंसीडर करेंगे
तो ये भी हमारा इवन इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा, क्योंकि इवन इंटीजर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं केवल। और अगर आप -3 भी कंसीडर करेंगे तो भी ये इवन इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे -3 भी कंसीडर करेंगे तो ये भी ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। तो इवन इंटीजर कहा है इन्होंने, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट की कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं या फाइव लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा नल सेट, इम्प्लिसिट सेट या वॉइड सेट हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट किसे कहते हैं, सिंगलटन सेट से ही आप समझ सकते हैं सिंगल एलिमेंट, ठीक है। सिंगलटन सेट के नेम से ही आप कंसीडर कर सकते हैं सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट है, जी हाँ, या सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, ठीक है। तो कुछ इसके इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, आइए चलते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सिंगलटन सेट है ही, ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर है, सिंगल एलिमेंट है, तो हमारा सिंगलटन सेट है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। हमारा सेट ऑफ ऑल एक्स मतलब सभी एक्स के एलिमेंट का सेट जो कि जेड से बिलोंग कर रहा है, जेड आपको पता ही है इंटीजर के लिए सिंबल होता है, और x + 4 = 0, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x = -4, मतलब यहाँ पर भी हमारा एक सिंगल एलिमेंट है। यहाँ पर मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस सेट को, तो ये भी हमारा सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। हमारा थर्ड देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n। अब हमारा x यहाँ पर किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, n हमारा सिंबल नेचुरल नंबर का होता है, तो x² - 9 = 0, तो यहाँ पर आप वैल्यू जब निकालेंगे x² - 9 = 0, यहाँ से x² = 9 आ गया, तो x = ±3, ठीक है। तो इन्होंने पहले ही कह दिया है x बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो x = -3 हमारा, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये तो z हो गया, ठीक है। तो ये हमारा, ये हम नहीं लेंगे, x = -3 कंसीडर करेंगे नहीं, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, x = 3 कंसीडर करेंगे, तो हमारा रोस्टर फॉर्म में क्या लिख देंगे, 3, ठीक है। तो ये भी हमारा सिंगलटन सेट हो गया। अब हमारा देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने कहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड x² - 9 = 0। अब आप क्या करेंगे, x² - 9 = 0, x² = 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-3, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, x हमारा z से बिलोंग कर रहा है, तो z में तो हमारे इंटीजर हमारे क्या होते हैं, -∞ to ∞, तो यहाँ पर हम x की दोनों ही वैल्यू कंसीडर करेंगे, -3 भी और +3 भी, ठीक है। तो प्लस लगाएं या नहीं लगाएं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा प्लस कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कितने एलिमेंट हो गए, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स, और हम यहाँ पर सिंगलटन सेट की बात कर रहे हैं, तो सिंगलटन सेट में हमारे कितने एलिमेंट होते हैं, ओनली सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, तो ये हमारा सिंगलटन सेट नहीं होगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट्स हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट सेट्स के आप नेम से ही कंसीडर कर सकते हैं फाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं फाइनाइट एलिमेंट्स जिसमें होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं हमारे जिनका नंबर हमारा फाइनाइट हो, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, एन एम्प्टी सेट और अ नॉन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड, मतलब एक कंडीशन के बाद वो एंड हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट सेट के बारे में पढ़ते हैं, ए = 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स हमारे क्या है, फाइनाइट हैं, क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए सेट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये हमारे फाइनाइट हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं, मतलब काउंटिंग कर सकें। मेन चीज़ है फाइनाइट सेट्स के बारे में कि जिन नंबर्स की हम काउंटिंग करें, ठीक है, जिन नंबर्स का हम काउंटिंग कर सकें, जिन नंबर की काउंटिंग फाइनाइट हो, ठीक है, गिनने लायक हो। अब हम सेकंड सेट की तरफ बढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट।
तो आपको पता ही है कितने होते हैं 26 A to Z, ठीक है 26 होते हैं A to Z। आप गिन सकते हैं आराम से, काउंट कर सकते हैं, ठीक है आराम से। अगर हम काउंट कर सकें, ठीक है तो हम उन्हें क्या कहेंगे फाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या है x such that x belongs to z and x square minus 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हुई +-6, ठीक है और z से बिलोंग कर रहा है तो हम किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा फाइनाइट सेट होगा, क्यों क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। ये होगा 6, ये होगा 7, ये और 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए सी में, ठीक है यहाँ पर हम n लगा के ब्रैकेट में c लिख दिया, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c। तो ये कितना हुआ 13, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या हुआ फाइनाइट। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ, ठीक है तो ये भी हमारा काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया फाइनाइट सेट हो गया। अब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, ये भी हमारा फाइनाइट है, ठीक है ये भी काउंट किया जा सकता है। तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट्स किसे कहते हैं तो ऐसे सेट्स जो फाइनाइट ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट। अब जैसे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है अब मैं कोई भी सर्कल ले लूँ उस पर कोई आर्क ड्रा कर दूँ। जैसे मेरे पास ये सर्कल है, मैंने ये ड्रा किया, इस पर मैंने एक कंपास से, ठीक है सॉरी प्रोट्रैक्टर से यहाँ पर एक आर्क ड्रा किया। अब मैं इस पर पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है ये पॉइंट हमने बना दिए। अब मैं कितने भी पॉइंट बना सकता हूँ इस आर्क पर, कितने भी पॉइंट, ठीक है तो आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, ठीक है तो ये क्या हुआ इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, ठीक है तो इन्हें हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा क्या है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आप जानती हैं पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है तो लाइन हमारे क्या होते हैं, लाइन हमारी एक ऐसी पॉइंटों का कलेक्शन होता है जिन्हें हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है इन्हें हम दोनों तरफ से कितना भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या हुआ, इसका कोई पार्ट ले लूँ मैं, ठीक है इसे मैं दोनों तरफ से कट कर दूं और ये हमारा क्या हुआ लाइन सेगमेंट, ठीक है ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब इस पर कहना है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट। अब मैं इस पर खूब बहुत सारे पॉइंट ड्रा कर दे रहा हूँ। अब आप क्या इन्हें काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है तो ये भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। तो ये क्या होगा हमें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकें मेन, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जिन नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जिन पॉइंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जिन पॉइंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स, और जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम कह सकते हैं फाइनाइट सेट्स। तो मेन डिफरेंस, देयर इज ओनली वन मेन डिफरेंस बिटवीन द फाइनाइट सेट्स इन इनफाइनाइट सेट्स, दैट इन इनफाइनाइट सेट्स वी कैन काउंट इजीली द मेंबर्स और एलिमेंट्स in set, but in infinite sets we cannot count the members or elements in the set. Let's discuss more illustrations on infinite sets. तो यहाँ पर हम थर्ड एग्जाम्पल लेने आ रहे हैं। थर्ड इलिस्ट्रेशन हमारा है सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं आपको इसे यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ। अब जैसे इन्होंने क्या कहा है, कोई भी गिवन पॉइंट है और उससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं। अब आप देखिए 1 2 हैं 3 4 5 6, कितने भी मैं पास कर सकता हूँ, कितने भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट, जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया था जहाँ पर, अब आप ये समझ लीजिए इसका बस एक ही लॉजिक है, काउंटिंग अगर फाइनाइट है मतलब काउंटिंग अगर हम इजीली काउंट कर सकते हैं कितने हैं, तो वो हमारा फाइनाइट सेट्स है, ठीक है। अगर हम काउंटिंग नहीं कर सकते,
ठीक है। अगर हम काउंटिंग नहीं कर सकते तो उस केस में हम कहेंगे सेट हमारा इन्फिनाइट है। ठीक है, तो यही वन एंड ओनली वन लॉजिक है बिटवीन द फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, हमारा जो फोर्थ इलस्ट्रेशन है उसे डिस्कस करते हैं। फोर्थ इलस्ट्रेशन है सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन से द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट देयर आर टू एक्सिस ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, वन इज एक्स एक्सिस एंड द अदर वन इज बाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात की है ये विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा ओरिजिन है जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा बाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखने आ रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन से द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें सब स्ट्रेट लाइंस जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के उनका सेट पता करना है। ठीक है, तो इन्होंने बाई एक्सिस का कोई भी क्वांटिटी तो फिक्स की नहीं है कि कहाँ तक बाई एक्सिस है, तो हम इसे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाई एक्सिस को। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन 1 1 2 3 4 इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइंस में एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे बाई एक्सिस के भी आप कर सकते हैं, कितने भी इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट। ठीक है, तो इन्फिनाइट हमारी स्ट्रेट लाइंस पास हो सकती हैं, इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइंस पास हो सकती हैं, और दोनों ही केस में चाहे वो हमारे बाई एक्सिस के पैरेलल हो चाहे वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भी इन्फिनाइट काउंटिंग है। क्या है यहाँ पर भी हमने क्या देखा, इन्फिनाइट काउंटिंग है। ठीक है, हम गिन ही नहीं सकते, हम गिन सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं गिन सकते, और जब हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा इन्फिनाइट सेट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है फिफ्थ इलस्ट्रेशन। फिफ्थ इलस्ट्रेशन है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5। अब इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल आप जानते ही हैं, जो भी टेबल में आए जो 5 से डिविजिबल हो उन्हें क्या कहेंगे हम, मल्टीपल। ठीक है, तो 5 10 15 20 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि 5 के पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल क्या होंगे भाई, आप क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 1 टू इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 1 टू इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते रहेंगे वो 5 का मल्टीपल आता रहेगा, तो 5 इंटू 1 टू इन्फिनिटी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इन्फिनिटी तक आएंगे, तो उन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा क्या होगा, इन्फिनाइट सेट की कंडीशन को फॉलो करेगा। ये भी क्या होगा, इन्फिनाइट सेट की कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को डिस्कस करेंगे जो कि सेट्स चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारा इम्पॉर्टेंट सिंबल्स की बात करते हैं, तो सिंबल्स हमारे क्या क्या है। अगर हमारा एन लिखा है कैपिटल में, अब हमने पहले ही चैप्टर के इंट्रो में बताया था आपको कि अगर कैपिटल लेटर्स में ए टू जेड नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तो वह हमारे क्या होंगे, सेट को डिनोट करेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में सेट को डिनोट नहीं किया जाता है। तो हमारा अगर एन कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा। अगर हमारा जेड लिखा है तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को डिनोट करेगा। अगर जेड के ऊपर पॉजिटिव का साइन है तो वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 आप समझ सकते हैं। क्यू हमारा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को डिनोट करेगा। ठीक है, रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हों और क्यू हमारा 0 के इक्वल ना हो। और अगर हम क्यू पॉजिटिव की बात करें तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, क्यू पॉजिटिव। और आर की बात करें तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर पॉजिटिव की बात करें तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो वो टी से डिनोट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। टी से हमारा इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, टी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हमारे क्या होते हैं, two non-empty sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element, and we write A is equal to B. Otherwise the sets are unequal, then we write A does not equal to B. आइए हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, डीपली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
इस पर कुछ प्रूफ भी आते हैं, वो भी हम इलिस्ट्रेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले इक्वल सेट्स को समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन है इक्वल सेट्स की सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है पहली चीज़ तो कि एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। सबसे पहली बात है एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ए है अगर वन में तो दूसरे में भी ए ही होना चाहिए। और दूसरी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर इक्वल। तो ये आप पहली कंडीशन को दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। जब भाई एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ऑलरेडी इक्वल हो गए। अब आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ए सेट है हमारे पास ABCDE, ठीक है, इसमें ABCDE लिखे। बी है हमारे पास DEBCA, ठीक है। अब आप इसमें देखिए क्या A इक्वल टू बी है, तो A इक्वल टू बी जानने के लिए क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें भी है, ठीक है। B इसमें भी है, B इसमें भी है, C इसमें भी है, C इसमें भी है, D इसमें भी है, D इसमें भी है, E इसमें भी, E इसमें भी। तो एग्जैक्टली सेम कंडीशन की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारी फॉलो हो गई, ठीक है। हमारी कंडीशन की रिक्वायरमेंट क्या हुई, कंप्लीट हो गई। अब हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर इक्वल। तो आप ये समझ ही सकते हैं जब सेम एलिमेंट हो गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वैसे ही इक्वल हो गए। लेकिन फिर भी आप गिन लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, इसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को कैसे डिनोट करते हैं, एन लगा दिए, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, और ब्रैकेट में ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के लिए एन लगा दिए और ब्रैकेट में बी लिख दिए, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। तो इसे भी गिन लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारी फॉलो हुई तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। और अगर हमारा ए बी के इक्वल नहीं होता तो इक्वल के ऊपर अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो इसका मतलब होता है अनइक्वल। इसका मतलब क्या होता है, अनइक्वल, ठीक है। या हम कह सकते हैं नॉट इक्वल, अनइक्वल कहते हैं या नॉट इक्वल कहते हैं, ठीक है। दोनों के मीनिंग सेम है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये है हमारा ए हमारा क्या दिया गया, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फॉलो। बी हमारा क्या दिया गया, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड वॉल्फ। अब हमें शो करना है कि ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। तो अब मैं ए सेट को लिखता हूँ रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ फॉलो। देखिए अब यहाँ पर एफ लिख दिया मैंने, ओ को लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है रिपीटेड लेटर्स आर रिटन एट वंस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। रिपीटेड लेटर्स आर रिटन एट वंस, ठीक है, एट वंस, ठीक है। ये सेट का रूल है, ये इंपॉर्टेंट रूल आप याद रखिए कि जो रिपीटेड लेटर्स हैं उन्हें एक ही बार लिखा जाएगा। अब फॉलो में एफ लिख दिया मैंने, ओ लिख दिया। अब ये वाला ओ जो डबल लिखा हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा। अब डबल एल है, इनमें एक ही एल को लिखेंगे, और डब्लू में डब्लू एक ही है तो हमें इसे एक डब्लू लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बी हमारा क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड WOLF, ठीक है, वॉल्फ। यहाँ पर क्या लगा, वॉल्फ। वॉल्फ हमारा क्या लगा, सब सिंगल लेटर है तो ऐसे लिख देंगे WOLF, ठीक है। अब हमें पता है इक्वल सेट्स की कंडीशन हमने आपको पहले ही बताई थी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या कंडीशन है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, दोनों में इक्वल होने चाहिए। अब आप देखिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं क्या, इसमें एफ है, जी हाँ इसमें भी एफ है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें एल है, इसमें भी एल है, इसमें डब्लू है, इसमें भी डब्लू है। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी 4 है। भाई जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं।
तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि इसे प्रूफ करने को। ठीक है, तो आइए हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं किस तरीके से इक्वल सेट्स को और क्लियर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, सेकंड इलस्ट्रेशन, ए इक्वल टू पी क्यू आर एस है और बी इक्वल टू क्यू आर पी एस है। अब इन्होंने पूछा है आर ए एंड बी इक्वल, क्या ए और बी इक्वल हैं? तो ए हमारा क्या लिखा गया है, पी क्यू आर एस। ठीक है, और बी हमारा क्या लिखा गया है, क्यू आर पी एस। तो हमें पता ही है इक्वल सेट की कंडीशन क्या होती है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। तो पी इसमें, पी इसमें, क्यू इसमें, क्यू इसमें, आर इसमें, आर इसमें, एस इसमें, एस इसमें, एग्जैक्टली सेम होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, यस ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। सो दैट 5 0 एंड 0, यहाँ पे जीरो को हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंटल जीरो है, ये सिंगलटन जीरो है। ये क्या है, सिंगलटन सेट है हमारा। ठीक है, सिंगलटन सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं, ये जब हमारा कर्ली ब्रैकेट में कोई भी नंबर लिखा जाता है तो वो सेट हो जाता है। हमने आपको बताया था सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और जीरो हमारा सिंपल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये सेट नहीं है, ये सिंपल नंबर है। ठीक है, अब ये पूछे सो दैट 5 0 कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो है, ये सेट सिंगलटन सेट। ठीक है, एंड जीरो आर ऑल डिफरेंट, सबको डिफरेंट कैसे बताएंगे। अब 5 हमारा क्या है, 5 को हम क्या कर लिखेंगे, 5 इज अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल। ठीक है, कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, 5 हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, 5 हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है। और हमारा अब इन्होंने क्या कहा, 5 और सिंगलटन सेट जीरो एंड जीरो आर आर डिफरेंट, सबको डिफरेंट शो करना है। तो 5 हमारा एम्प्टी सेट का सिंबल है, और किसका सिंबल है, नल सेट का सिंबल है, और किसका सिंबल है, वॉइड सेट का सिंबल है। ठीक है, और हमारा जीरो क्या है, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट इसमें क्या है, जीरो हो गया। ठीक है, सिंगल एलिमेंट क्या हो गया, इसमें जीरो हो गया, तो जीरो ये हमारा क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, और जब हम बात करेंगे जीरो की, जीरो ये किसी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है, ये किसी कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है, तो जीरो हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, ये कोई सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 5 हमारा एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है या नल सेट है, और 5 कोई भी एलिमेंट नहीं ली अपने पास रखता है। ठीक है, इसलिए ये एम्प्टी सेट है। अब ये सिंगलटन जीरो, इसका मतलब सिंगल एलिमेंट है इसमें जीरो, और जीरो क्या है, जीरो किसी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं है, इसलिए इट इज जस्ट अ नंबर नॉट अ सेट। सो वी कैन प्रूव 5 and singleton set of element 0 and 0 are all different। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिक भी बता दी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स किसे कहते हैं, दो फाइनाइट सेट्स ए और बी को हम इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब यहाँ पर देखिए इनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में यही बात है कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं उसमें इक्वल सेट्स में, इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं, 3 है। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट they are not equal, but they are not equal sets, but they are not equal sets। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, all equal sets are equivalent sets। important बात यह है, all equal sets are equivalent sets, all equal sets are equivalent sets। ठीक है, क्योंकि
जो इक्वल सेट्स होते हैं वो हमारी इक्विवेलेंट सेट्स की कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि इक्वल सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। एन ए इक्वल टू एन बी इक्वल सेट्स में भी होता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट all equivalent sets are not equal sets. They may be equal sets, but it is not compulsory that all equivalent sets are equal sets. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो।